सभी बच्चों एवं सभी मित्रों को राम राम, राधे राधे, गुड इवनिंग। देखिए, मैं आज विशेष सेशन लेके आया हूं कि मैं वीडियो कितने बजे कब आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अक्सर बच्चों को ये डाउट रहता है कि कितने बजे कौन सी वीडियो आएगी। मैं कभी पॉलिटी का वीडियो डाल देता हूं, तो कभी मैथ का डाल देता हूं, कभी अन्य चीजें डाल देता हूं। इससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। और मेरे जो विशेष बच्चे हैं, जो कॉलेज से जुड़े हुए बच्चे हैं, वो सब मुझको व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, सर टाइमिंग फिक्स कर दीजिए। तो जैसा कि बच्चों, अभी तक मेरा टाइमिंग खुद का फिक्स नहीं था। मैं स्कूल में रहता था, ज्यादातर टाइम वहां पे बिताना पड़ता था, तो इसलिए मैं मैनेज नहीं कर पाता था। और अब मैं फ्री हूं, तो मेरे पास टाइम क्या है कि अब मेरे पास टाइम है, मैं पर डे आपको वीडियो दे सकता हूं। उसके लिए मैं टाइमिंग सेट जो किया हूं वो मैं बता रहा हूं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपको टाइमिंग में कोई इशू हो, कोई चेंजिंग करवाना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, जिसको मैं परिवर्तित करने के लिए कोशिश करूंगा, सोचूंगा। देखिए, मेरा जो मैं अपने से एक शेड्यूल बनाया हूं, मैं शेड्यूल ये बनाया हूं कि आपको सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, ये 3 दिन मैं क्लास 10th की मैथ दूंगा। क्लास 10th का मैथ आपको 3 दिन दूंगा मैं, सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को, अर्थात मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। 3 दिन मैं क्लास 10th का मैथ दूंगा। और फिर ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, इन 3 दिनों में, मतलब आपका मंगलवार कह सकते हैं, बृहस्पतिवार कह सकते हैं और शनिवार, इन 3 दिन को मैं क्या करूंगा, आपको क्लास 9th का मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा, मैथ की वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। ये टाइमिंग जो है, इन सब की टाइमिंग होगी बच्चों मॉर्निंग के 7 बजे, सुबह के आपके 7 बजे ये वीडियो आपको मिल जाएंगे। पर डे का ये रूल्स होगा कि आपको ये जो 3 दिन का मैं शेड्यूल बनाया है, 3 दिन के लिए। और जहां तक मुझे लगता है, मैं 3 दिन अगर वीडियो दूंगा तो आपका ये आराम से सिलेबस बहुत समय के पहले ही पूर्ण हो जाएगा। क्योंकि क्या है कि अगर एक ही वीडियो में मुझे देना होगा, तो मैं कोशिश करूंगा कम से कम एक प्रश्नावली के लगभग पूरे प्रश्न, या पूरे नहीं हो सकते हैं, अगर ज्यादा प्रश्नों की संख्या ज्यादा होगी, क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा होगी, तो मैं क्वेश्चन में आधा कर दूंगा, 2 पार्ट में वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। इससे क्या होगा कि ज्यादातर कोशिश यही रहेगी कि आपको वीडियो भी बहुत ज्यादा ना हो और लगभग लगभग चीजें आप तक पहुंच सके। तो ये बच्चों मेरे तरफ से ये आपका टाइम टेबल होगा। आपको ध्यान रखिए, पुनः मैं बता देता हूं कि सुबह 7 बजे, सुबह के 7 बजे आपको वीडियो मिलेगी मैथ की। और उसमें क्या है, मैथ को मैं 2 पार्टों में बांटा हूं। पहला पार्ट ये है, क्लास 10th के लिए मैं 3 दिन वीडियो दूंगा, क्लास 9th के लिए मैं 3 दिन वीडियो दूंगा। आप कह सकते हैं सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को। एक अल्टरनेट एक दिन छोड़ के मैं दे रहा हूं वीडियो, क्योंकि क्या है कि आप उसमें क्या करिए कि जो चीजें बताई गई उसको आप पीछे जाकर के रिवाइज कर सकें। तो ये 3 दिन में मैथ क्लास 10th का दूंगा, और 3 दिन में आपको दूंगा, जैसे मंगलवार हुआ, बृहस्पतिवार हुआ और शनिवार, इन 3 दिन को मैं क्लास 9th का आपको मैथ दूंगा। अब देखिए बच्चों, ये रहा। और एक और मैं सोचा हूं कि जैसे आपको पॉलिटी हुआ या एसएसटी हुआ, इन सब का मैं वीडियो आपको दोपहर में, दोपहर के 2 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा पॉलिटी का। जैसे पॉलिटी का मतलब संविधान कह सकते हैं, राज्य व्यवस्था होती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित आपको क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। हर जगहों पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज भी बेहतर होता है। अक्सर आप देखें तो अकेले कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छा क्वेश्चन आपको मिल जाता है हर जगहों पे। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाए तो वहां भी मिल जाता है। इसलिए क्या है कि आप अपने को प्रिपेयर करते रहिए, और बीच बीच में मैं और जो जीके की संबंधित क्वेश्चंस है वो आपको मैं दोपहर के 2 बजे प्रोवाइड करा दूंगा। आप 2 बजे देखेंगे, ये आपको निश्चित नहीं रहेगा, ये 6 के 6 दिन मिलते रहेंगे आपको। 2 बजे, ये 6 बजे वीडियो 6 दिन मिलेंगे। और आपका मैथ का जो क्लास 10th का है वो वीडियो 3 दिन मिलेगा, 9th का जो है वो वीडियो 3 दिन मिलेगा। आपके पास शेष बचता है एक दिन संडे का। तो देखिए, ऐसा है कि अगर कोई विशेष परिस्थिति नहीं बनती या कोई विशेष कार्य नहीं होता है, तो मैं संडे को भी कोशिश करूंगा, यही टाइम यही बनाया हूं कि संडे को आपको मैं 7 बजे वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा हिंदी का।
क्योंकि अक्सर होता है कि कुछ बच्चों को ये कहना होता है सर मेरा साइंस बेस्ड है, मैथ बेस्ड है, और क्या है कि अन्य चीजें बेस्ड है, लेकिन मुझे प्रॉब्लम होती है हिंदी में। तो मैं हिंदी के लिए क्लास 9th और क्लास 10th ये निश्चित नहीं करूंगा किस संडे को कौन सा आएगा, किसी संडे को क्लास 10th का दे दूंगा, किसी संडे को क्लास 9th का। और वैसे भी देखा जाए ग्रामर पोर्शन जो है, जो आप व्याकरण जिसको कहते हैं, क्लास 10th का और 9th का हिंदी जो है वह सिलेबस समान है। दोनों में लगभग ग्रामर जो है व्याकरण समान आता है, इसलिए दोनों जैसे रस पढ़ाएंगे तो दोनों के लिए आएगा, छंद पढ़ाएंगे दोनों के लिए आएगा, अलंकार पढ़ाएंगे दोनों के लिए आएगा। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो हिंदी का जो सिलेबस है, हिंदी आपको पूरा पूरा सेम मिलेगा। इसलिए हिंदी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा संडे को, साथ में 6 दिन आप अन्य विषय पढ़िए। देखिए बच्चों लाइट कट गई, इसलिए मैं ब्रेक करता हूं। अभी आई है लाइट। तो देखिए यहां क्या होता है, मैं संडे के लिए ये प्रोग्राम बनाया हूं, और जो 2 बजे का वीडियो देने के लिए किया हूं, इसमें मैं भी सोच ये रहा हूं कि 3 दिन इसको भी बांट दूं। 3 दिन ऐसे करूं कि 3 दिन में साइंस का आपको लेके आऊंगा 2 बजे, 3 दिन साइंस चलेगा और 3 दिन आपका पॉलिटी चलेगा। ये इस प्रकार से मेरा टाइम टेबल है। यदि आपको कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो या कहीं आपको मेरे टाइम टेबल में कहीं प्रॉब्लम समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब ये तो रहा मेरे टाइम टेबल का। अब आपका क्या है, चूंकि देखिए क्या होता है, पढ़ना और पढ़ाना दोनों मन के साथ होता है। यदि आपका मन पढ़ने में है, मेरा मन पढ़ाने में है, तभी बेहतरीन कार्य हो सकता है। जैसे होता क्या है कि बहुत बेहतरीन बीज लेके आए, हाइब्रिड बीज लेके आए, लेकिन जिस भूमि में बोना है वह भूमि बंजर हो तो उसमें फल नहीं उगने वाले, अर्थात उसमें जो वो हम बीज लगाएंगे वह उगने वाले नहीं, वो फलदायी नहीं होंगे। या फिर ऐसा कह सकते हैं बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि हो, लेकिन उसमें बीज जो है वह खरा डाला जाए, अच्छे बीज नहीं खराब बीज डाले जाए, वो भी उसमें भी फल नहीं लगने वाले, उसमें भी बीज पौधे बनने वाले नहीं है। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि आप बीज जो रहे वह भी उत्तम किस्म का रहे और जो भूमि रहे वह भी उत्तम किस्म की रहे, तभी जाकर के बेहतरीन एक पौधा बनेगा और वह अपने फलों के द्वारा बहुत सारे लोगों को फल का रस स्वादन कराने के लिए योग्य बनेगा। तो देखिए बच्चों यही चीज होता है जीवन का कि हमें क्या कैसे करना है। अब आगे की अगर हम चर्चा करें तो आगे ये सिलेबस तो हम बता दिए, अपना टाइम टेबल बता दिए। अब एक चीज और आता है, अक्सर बच्चों के मन में आता है पढ़े तो पढ़े कैसे। देखिए क्या है कि बच्चों आपको बता दूं 9th 10th 11th और 12th इन सब में क्या होता है, आप हायर एजुकेशन मत देखिए अभी, अगर यहां तक देखते हैं तो आपको पढ़ने के लिए जहां तक मुझे लगता है 4 से 5 घंटे काफी होते हैं। अगर तन्मयता के साथ, अगर मूसलाधार बारिश नहीं, उसके बजाय बेहतर कौन बारिश होगी, रिमझिम बारिश। रिमझिम बारिश अगर लगातार होती रहती है तो उसका देखेंगे तो वह जमीन के सतह तक जाती है, लेकिन मूसलाधार बारिश बहुत ज्यादा होती है और बंद हो गई तो उससे क्या होता है कि अंदर तक जमीन में सतह में नमी नहीं जाती। इसलिए आपको पढ़ाई सतत करना है, पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनानी है। आप मान लीजिए कभी कहीं दूर चले गए, वहां पढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं है, बुक नहीं है, नोट्स बुक नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं, तो आज के जमाने में ऐसा जरूर है कि हर बच्चे के पास फोन जरूर होता है। फोन में आप सर्च कर लीजिए, कुछ पढ़ लीजिए, घंटे 2 घंटे पढ़ लीजिए, नहीं होता है 10 मिनट ही पढ़ लीजिए। मतलब क्या है, आपका मन वहां लगा होना चाहिए, ये रुचि होनी चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से पढ़ने का जो उत्तम समय होता है वह माना जाता है मॉर्निंग में आप 4, पहले तो 3 बजे जग जाइए। अगर 3 बजे आप भोर में नहीं जग पाते हैं तो आप 4 बजे जग जाइए। 4 से 5:30 6 बजे तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। और मुझे जहां तक लगता है भोर का टाइम का जो समय होता है वह भोर वाला समय इतना बेहतरीन होता है कि उसमें पढ़ा हुआ लगभग 90+5 चीजें आपके दिमाग में मगब हो जाती हैं, रट जाती, कंठस्थ हो जाती हैं। तो ये मेरे हिसाब से आप अगर कर सके तो 3 बजे जग जाए, 3 से 6 ये 3 घंटे पढ़ लें। उसके बाद अन्य कार्य करें, जो भी आपके पास कार्य हो। आप विद्यालय जाएं, विद्यालय से वापस आए, फिर क्या करें, आप वहां जब फ्री हो जाएं तो 7 बजे 6:30 बजे 7 बजे आप पढ़ने बैठ जाइए और 7 बजे से आप 9 9:30 लेटेस्ट 10 बजे तक पढ़िए।
10 से ज्यादा मत पढ़िएगा। 9 आप 7 से 10 पढ़ ले, 3 घंटे इधर हो जाते हैं, तो 6 घंटे आपके पास हो रहे हैं। जो बच्चे 6 कर सकते हैं 6 घंटे पढ़ें, नहीं तो 5 घंटे, इसमें कोई एक टाइम 3 से 4 वाला जग जाए, या तो 10 के पहले 9 बजे तक ही पढ़ें। ये रहा। लेकिन पढ़ने का तरीका क्या है कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ें, यह भी मायने रखता है कि कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ें। देखिए क्या होता है बच्चों, जब स्कूल में आप पढ़ते हैं तो स्कूल में जो टीचर्स आपको मैथ पढ़ाए हैं, मैथ जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, होता क्या है कि वहां आपको सब कुछ समझ में आ जाता है, ऐसा लगता है मैं पूरा का पूरा सवाल कर लूंगा। लेकिन होता क्या है, 2 दिन 3 दिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते तो भूल जाते हैं, या ऐसा भी होता है कि उस दिन नहीं नेक्स्ट डे करते हैं तो भी थोड़ा बहुत स्टेप भूल जाते हैं। तो आप पहले यहां जब स्कूल से पढ़ के जाएं तो जब भी आपको टाइम मिले, पहला कार्य आप मैथ का जो भी पढ़ाया गया है उसको कर लीजिए, जो यहां रफ किए हैं उसको घर पे फेयर कर लीजिए। और सबसे जरूरी होता है मैथ में कि नोटबुक जरूरी होता है। आपको भले भी सब कुछ रट गया हो, दिमाग में छप गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उसको खुद के कॉपी में बना करके लिखना होगा, और रोज का रोज, पर डे, डेली आपको कार्य करने हैं। ये रहा पहला शेड्यूल। और मैथ के लिए आप 1 घंटे दे सकते हैं। अगर आप थोड़ा वीक हैं, कमजोर हैं, तो मैथ के लिए 1.5 घंटे कर दीजिए। उसके बाद अब अगला स्टेप आता है, आपका अगला पार्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश को आप पढ़ लीजिए, इंग्लिश में भी ग्रामर वगैरह होता है, इंग्लिश को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद इंग्लिश को आप पढ़िए मैक्सिमम 1 घंटे, 1 घंटे से ज्यादा नहीं। 15 से 20 मिनट प्रोज पोएट्री जो भी पढ़ाया गया उसको पढ़ लीजिए। शेष 30 से 40 मिनट जो आपके पास बचता है, उस टाइम को आप क्या करिए, ग्रामर के लिए लगा दीजिए। कुल मिलाकर के आप 2 पार्ट, 2 सब्जेक्ट यहां पढ़ लिए। 2 घंटे अगर आप यहां पढ़ते हैं, 2.5 घंटे यहां पढ़ते हैं, तो आप पहले ही पीरियड मतलब कि नाइट में आप 2 सब्जेक्ट मत कवर करें, तीसरा मत करिए। 2 सब्जेक्ट कवर करेंगे, दोनों सब्जेक्ट आपके बेहतरीन रहेंगे, और जहां तक मुझे आशा होती है कि इन दोनों सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। आगे अगर हम चलें तो आप लेटेस्ट 10 बजे तक जरूर सो जाइए, आराम से सुकून से भोजन करिए और 10 बजे तक सो जाइए। क्योंकि 10 बजे तक आप सो जाएंगे तो आपकी नींद 3 साढ़े 3 बजे तक खुल ही जाएगी। और यह भी बता दूं कि नींद जिनको स्वप्न आता है, स्वप्न जब भी आता है वह रात्रि के 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे, 10 बजे कभी भी नहीं आता। इत्तेफाक में नहीं कहता, क्योंकि ये आपको इस समय नहीं आएंगे। स्वप्न तब आता है जब आप आधी नींद में होते हैं। आधी नींद में कब होंगे, जब आपकी नींद पूरी हो जाएगी, उसके बाद आप जबरदस्ती सोएंगे। तो आप 3 बजे के बाद जबरदस्ती सोते हैं, मन नहीं करता उठने का, सोते रहते हैं, लेकिन नींद आती नहीं, तभी आपको सपने आएंगे, तभी आपका टाइम और ज्यादा खींचेगा। तो आप उस टाइम में जब जग जाएंगे तो सपने आएंगे नहीं, और सपने आएंगे नहीं तो आप क्या करेंगे, सपने को साकार करने में लग जाएंगे। वहां उस समय सपने नहीं देखेंगे आप। 3 बजे अगर आप उठ जाते हैं तो आप सपने नहीं देखेंगे, सपने को साकार करने में लग जाएंगे। देखिए बच्चों, मैं बता दूं कि जो जीवन में सपने मात्र देखता है वह कुछ कर नहीं पाता है, सपने को साकार करना पड़ता है। और सपने को साकार करना कैसे पड़ता है, रात रात जग के, दिन दिन जग के करना पड़ता है। देखिए क्या होता है, कुछ लोग कहते हैं यार उसकी तो रातों रात किस्मत बदल गई। ऐसा नहीं है, रातों रात किस्मत तो जरूर बदली कि रात में वो सोया, सुबह देखा तो वो क्या हुआ, जैसे रिजल्ट देखा, अरे यार मैं तो आईएएस क्वालिफाई हो गया, मैं तो पीसीएस क्वालिफाई हो गया, मैं तो एमबीबीएस में हो गया, मैं एनडीए क्वालिफाई हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। वो अगर देखी जाए तो उसके पीछे न जाने कितनी रातें उसने जागा है, न जाने कितनी रातें उसने जग जग करके पढ़ाई करने में व्यतीत किया है। और जिसने अपनी उम्र पढ़ाई करने में रातें गुजारी हो, सपने देखने में नहीं, सपने को पूरा करने में समय गुजारा हो, निश्चित ही उसको लक्ष्य की प्राप्ति होती है। इसलिए बच्चों, मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप रात्रि में 3 बजे तक, 3:30 बजे तक लेटेस्ट जग जाएं, उसके बाद पढ़ने में लग जाएं। अब बचता है आपके पास 4 सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट क्या बचता है, हिंदी बचता है, संस्कृत बचता है, एसएसटी बचता है, सोशल साइंस कह सकते हैं, और साइंस बचता है। अब जब आप उठें, चूंकि जब इससे ही उठते हैं उस समय थोड़ा सा मन इधर उधर होता है, इसलिए थोड़ा सा आप क्या कर लीजिए, हिंदी पढ़ लीजिए।
15 से 20 मिनट हिंदी पढ़ लीजिए। हिंदी रोचक विषय होता है। मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश या भारत का जो उत्तर भारत का भारतीय नागरिक है वह हिंदी को उसको पसंद नहीं होगा, निश्चित पसंद होगा। तो आप थोड़ा सा प्रोज पढ़ लीजिए, मतलब गद्य पढ़ लीजिए या पद्य पढ़ लीजिए, या जो आपको अच्छा लगता हो नाटक वगैरह पढ़ लीजिए, या तो फिर आप कह सकते हैं कि जो आपका जो अन्य पोर्शन है ग्रामर हो उसको पढ़ लीजिए। हिंदी में 15 से 20 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट टाइम दीजिएगा। हिंदी पढ़ लिए, उसके बाद आप कर लीजिए हिंदी के बाद साइंस को रखिए। हिंदी के बाद मूड फ्रेश तो साइंस पढ़ लीजिए। साइंस में आप 40 से 45 मिनट टाइम दे दीजिए। 40 से 45 मिनट टाइम देते हैं तो लगभग आपका टाइम हो जाता है 1.25 घंटे। उसके बाद आप पढ़ लीजिए संस्कृत को। संस्कृत भी रोचक विषय आपका होता है। उसके बाद अंतिम में आप एसएसटी को पढ़ लीजिए। मोहनजोदाड़ो की खुद सिंधु सभ्यता, मोहनजोदाड़ो जो तमाम खुदाइयां हुई हैं वहां की सभ्यताएं हैं उनको पढ़िए। अंतिम में मॉर्निंग सुबह होते होते क्या है उनको पढ़िए। इससे क्या होगा आपका लगभग हर विषय कवर हो जाएगा। इतिहास पे भी पकड़ आपकी अच्छी हो जाएगी, नागरिक शास्त्र पे भी पकड़ हो जाएगी। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो जहां मुझे लगता है कि आपका हर सब्जेक्ट बेहतरीन होगा। और ये तो रहा है आपका सिलसिला केवल 6 दिनों का। कहां से कहां तक? सोमवार से लेके शनिवार तक। और संडे को मैं तो यही एडवाइस दूंगा जो कि मेरे जीवन का पार्ट बना रहा और आज भी है कि संडे को आप पढ़ाई किसी भी सब्जेक्ट की मत कीजिए। किसी भी सब्जेक्ट को मत पढ़िए। सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, रिवाइज कीजिए। जो सब्जेक्ट आप पढ़े हैं, जो कि संडे को आपको कहीं जाना नहीं है, स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है, अन्य चूंकि पढ़ाई पीरियड में मुझे नहीं लगता आप जीवन में बहुत सारा घूमते होंगे, क्योंकि पढ़ाई पीरियड में आपको टाइम कहाँ है, इसलिए संडे आपका घर पे बीतता है। तो आप जो स्कूल 6 घंटे से 7 घंटे बिताते हैं, 7 घंटे आपका टाइम बचा, तो उस दिन आप थोड़ा सा दोपहर में भी रेस्ट कर लीजिए। 1 से 2 घंटे आप आराम से एंजॉय करिए, सोइए, जागिए, घूमना है घूमिए, टहलिए। जो घर में ये नहीं बाहर जाइएगा, आप अपने आप को रिफ्रेश करिएगा। और रिफ्रेश जब आप कर लेंगे अपने आप को तो और बेहतरीन हो जाएंगे। और फिर क्या करिए, वो जो 6 घंटे आपके बचे हैं उन 6 घंटों को क्या कीजिए, यहाँ यूटिलाइज कीजिए। कुछ उसमें पढ़ लीजिए। उस दिन सिर्फ और सिर्फ क्या करिए, जो पीछे के आपके हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। या ऐसा भी हो सकता है किसी कारणवश या बीमारी या कोई भी अन्य कारण रहे हो जिस कारण आप कॉलेज नहीं जा सके हैं, तो वो कुछ कार्य अधूरे हैं, उन अधूरे कार्यों को संडे को निपटा डालिए। मतलब मंडे के लिए सिर्फ मंडे का कार्य बचना चाहिए, मंडे के लिए संडे का कार्य नहीं बचना चाहिए, या नेक्स्ट प्रीवियस डेज का वर्क नहीं होना चाहिए आपके पास। और जब प्रीवियस नहीं रहेगा तभी आप बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि एक दोहा आप पढ़े होंगे, काल करे सो आज करे से अब, पर में परलय होएगी बहुर करोगे कब। मतलब क्या है, जो मुझे कल करना है उसको आज करिए, जो आज करना है उसको अब करिए। और क्योंकि जीवन में कुछ निश्चित नहीं है, पल भर में परलय हो जाएगी तो बहुर करोगे कब, और जो शेष बचा उसको कब करोगे। मतलब यही ना है। तो इसलिए क्या है कि यहां आप, क्योंकि आज देखिए सब चीज का तोड़ हो गया है ना, इसका भी तोड़ कुछ महानुभाव हैं जो बना दिए हैं कि आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, अभी इतना टेंशन क्यों लेता है, अभी तो जीना बरसों। तो जीना बरसों जिनको ये है कि मैं दुनिया में बोझ बन के आया हूं वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जिनको ये करना है कि जीवन में हमें कुछ बनना है, जीवन में कुछ करना है, जीवन में कुछ अच्छा करना है, उनके लिए यही अच्छा होगा कि कल वाला आज, आज वाला अब, और जो अब वाला है उसको टार मटोल नहीं तुरंत करना है। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा ध्येय है कि आप पढ़ें, आप आगे बढ़ें, और यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसीलिए मैं हमेशा आपके सामने प्रसन्नतापूर्वक प्रस्तुत रहता हूं। हमेशा ये लगता है कि मैं आपको कितनी अच्छी चीजें दे सकूं। देखिए, हर एक शिक्षक के जीवन का एक ही उद्देश्य होता है मेरे नजरिया में, कि वह यह चाहता है कि मेरे जीवन में भले कठिनाइयां आई, मेरे जीवन में भले भी कुछ कमियां आई, लेकिन मेरे स्टूडेंट, मेरे छात्र या छात्रा के जीवन में ऐसा कोई अंधकार नहीं आना चाहिए, ऐसा कोई उजाला नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? रीजन ये है कि मेरे जीवन में अंधेरे आने के कारण मैं कहीं ना कहीं भ्रमित हुआ, लेकिन मैं आपको आपके जीवन में अंधेरा नहीं आने दूंगा। उसके लिए मैं खड़ा हूं। कारण है मैं आपको प्रकाश दे रहा हूं, मैं आपको रास्ते दिखा रहा हूं, और मेरे जैसे तमाम गुरु हैं जो आपको रास्ते दिखाने के लिए तत्पर हैं।
आज तो YouTube चैनल हो गया, आज तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गए कि आपको हर जगह से शिक्षा मिल रही। मेरा अबाउट आप देखें तो मैंने यही लिखा है, ज्ञान जहां से मिले वहां से एकत्रित कर लेना चाहिए। क्योंकि आप सब पढ़े हैं, परे ये पावन ठौर पे कंचन तजय न कोय। भले भी यह पावन ठौर पे, भले ही यह पावन जगह पे कंचन पड़ा हो, सोना पड़ा हो, कोई तजता नहीं है। ऐसे तो हम कह देते हैं अरे यार उधर गंदगी है, उधर से हम नहीं जाएंगे, वो रास्ता सही नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कह दे अरे यार उस रास्ते से तो बहुत सारे सोने गिराए गए, आज तो हेलीकॉप्टर से वहां से सोने की वर्षा कराई गई, तो सारे लोग भाग भाग के जाएंगे वहां सोना लेने के लिए। तो देखिए जीवन में सोना, हमारे जीवन में क्या सोना है? हमारे जीवन में सोना यही है कि हमारा जीवन सुनहरा हो जाए। और सुनहरा कब होगा? परिश्रम के द्वारा। और परिश्रम हम करते रहें, सफलता मिलेगी। जरूरी नहीं, मैं हमेशा कहता हूं सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है कि आपके जीवन की यह तय करे कि आप सफल व्यक्ति हैं। क्योंकि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारी नौकरी न करके और बहुत अच्छे जगह पे हैं। तो सरकारी नौकरी मायने नहीं रखती कि आपके जीवन में सरकारी नौकरी आए तभी आप सफल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी नौकरी एक गारंटी होती है कि हाँ भैया आपको मिल गई तो आपके रहने न रहने पर वो आपके फैमिली को मिल सकती है रिटायरी के पहले पहले। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमें ऐसा क्यों सोचें कि हम रिटायर होंगे तो मेरे पास बहुत कुछ होगा। हम ऐसा कुछ सोचे कि हमें ऐसे जगह जाना है, ऐसे जगह बैठना है कि जहां पे मैं बेहतरीन कर सकूं और ज्यादा चीजें कम समय में गेन कर सकूं। ये मेरा उद्देश्य होना चाहिए, मेरा लक्ष्य होना चाहिए। देखें अगर हमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद की कहानी अगर आप पढ़ें तो कितने कम उम्र में कितनी बड़ी उपलब्धि पा लिए थे। देखिए बच्चों, मैं एक ही चीज जानता हूं कि जीवन में सबसे बड़ा होता है बोली और भाषा। आप सभी जानते हैं कि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ, बातें हाथी पाइए और बातें हाथी पाओ। अगर आपकी भाषा अच्छी है, आपके शब्द चयन अच्छे हैं, तो आपको बात से हाथी मिलते हैं। प्रसन्न होकर के राजा महाराजा जो मंत्री मिनिस्टर होंगे वो आपको हाथी दान करेंगे, अर्थात आपको बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं, बहुत सारे वैभव, बहुत सारी चीजें देते हैं। लेकिन बात अगर आप ऐसे कड़वी बातें करते हैं जो कि समाज में अप्रिय लगती है, तो आपको फिर वो राजा, वही मंत्री मिनिस्टर क्या करते हैं? हाथी के पांव तले कुचलवा देते हैं। इसलिए ये ध्यान रखना है कि मुझे शब्दों का चयन बहुत सोच और समझ के करना चाहिए। बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। बाणी हमेशा ऐसी बोलनी चाहिए कि और लोग तो शीतल हो ही हों, हम शीतल हों, साथ में वो भी शीतल हो, हम भी शीतल हों। क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही यही होना चाहिए। और शिक्षा जो होती है वह हमेशा आपको विनम्रता प्रदान करती है। देखिए आप पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं सुने होंगे कि जो झुकता है उसमें जान होती है, जो अकड़ता है वह मुर्दे की पहचान होती है। जैसे आप देखें, मैं अभी जीवित हूं, मेरे हाथ पैर सब घूम रहे हैं, जैसा मैं चाह रहा हूं वैसा हो रहा है। लेकिन अगर कोई मृत प्राय प्राणी है, वह 2 घंटे 10 घंटे 20 घंटे बीत जाए तो उसका अगर ऐसे हो गया तो ऐसे रहेगा, वो ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे है तो ऐसे पे वो रहेगा। उसका रीजन क्या है? उसमें श्वास नहीं है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसके ब्लड चल नहीं रहे हैं। और जब चल नहीं रहे हैं तो उसकी बॉडी कैसी हो गई? अकड़ गई। तो इसलिए जीवन में यदि अकड़ोगे तो आपको मुर्दा माना जाएगा। इसलिए अकड़ना नहीं, झुकना सीखो। जैसे आप क्या करते हैं, जीवन अगर झुकना है, सीखना है, तो आप पौधे से सीखे। जिस समय पौधे में फल लगते हैं मतलब वह क्या होता है? फलवान होता है। जिस समय वह क्या होता है कि एक पौधों में फलों का क्या होता है? संग्रहण करता बन जाता है। उस समय वह झुक जाता है, उसकी डालियां झुक जाती। और झुकती क्या है? इसलिए झुकती हैं कि हे पथिक, हे राही, तुम्हें अगर मेरे फलों की आवश्यकता है तुम मेरे फल तोड़ सकते हो, खा सकते हो। लेकिन जिस समय वही पेड़ क्या होता है? फल विहीन हो जाता है, फल उसके टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, उसके बाद वही फल क्या होता है? वही पेड़ अकड़ जाता है, खड़ा हो जाता है, तन के खड़ा हो जाता है कि उसकी डाली नीचे कोई न पा सके। तो देखिए क्या है, जीवन में यही होता है कि जिसके पास कुछ होता है वह क्या होता है? झुकता है, और जिसके पास कुछ नहीं होता है वह अकड़ता है। इसलिए हमें जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो निगेटिविटी को छोड़ के पॉजिटिविटी देखना है, सकारात्मक सोच अपने जीवन में लाना है। जीवन में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपकी बुराइयां करेंगे, जो आपको डीमोटिवेट करेंगे, लेकिन परेशान नहीं होना। कहीं भी आपको यह नहीं सोचना कि इन्होंने मेरी बुराई की है, मैं इनकी बुराई करूंगा। कोई बात नहीं। मैं यही जानता हूं, अक्सर मेरे पिताजी कहते हैं कि अगर
दो लाइनें हैं, एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। तो छोटी लाइन अगर बड़ी लाइन को पार करना चाहती तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है बड़ी लाइन को आधा मिटा दो, छोटी लाइन बड़ी हो जाएगी। और दूसरा रास्ता होता है कि बड़ी लाइन, जो छोटी लाइन है वह और बड़ी हो जाए। लेकिन उनका कहना यही होता है कि आपको दूसरा ऑप्शन चुनना चाहिए, न कि पहला। पहला नहीं, दूसरा चुनना चाहिए। हमें दूसरे को मिटाना नहीं, दूसरे को तोड़ना नहीं, हमें बल्कि उससे बड़ा बन जाना है। ऑटोमेटिक वो छोटा हो जाएगा। वही आपके जीवन में भी है कि यदि कोई व्यक्ति आपके लिए गलत सोचता है, गलत भावनाएं रखता है, तो हमें ऐसा नहीं कि हमें उसके लिए गलत भावना हमें भी रखनी है। नहीं, हमें क्या है, उससे अपने अंदर जो और कमियां हैं उसको और दूर करके और महान बनना है, और अच्छाइयां लाना है। और जितने अच्छे आप बनेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के कह देने मात्र से आप गंदे नहीं हो जाएंगे। आप इतना अच्छा लाइए कि आपको दुनिया मोहब्बत करे, आपको दुनिया प्यार दे। तो ये वो भी व्यक्ति एक दिन जरूर सोचेगा कि यार जब दुनिया इसको मोहब्बत दे रही, दुनिया चाह रही, मैं क्यों न चाहूं, इसके पास चलूं, इसकी अच्छाइयां देखूं। तो आपकी अच्छाई से प्रभावित होकर आपके पास आएगा, निश्चित आएगा। तो इसलिए आपको अपने जीवन में हमेशा एक ध्येय रखना है कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है। और अगर ये ध्येय रहेगा तभी आप हर टाइम टेबल सेट कर पाएंगे। अगर ये ध्येय आपके जीवन में नहीं रहा तो आप कोई टाइम टेबल सेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मन क्या होता है, चंचल होता है, मन कहीं भी लग जाएगा। लेकिन उसको अगर ध्येय है, लक्ष्य है, तो आपका मन कहीं लगने नहीं पाएगा। जिस प्रकार से आप मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे यहां से प्रयागराज जा रहे हैं, आपका लक्ष्य है मुझे प्रयागराज जाना है। भले भी आपको रास्ते में भूख लगी, कहीं होटल पे रुक के नाश्ता कर लिए, आपको प्यास लगी रुक करके पानी पी लीजिए, आपको धूप ज्यादा लग रही है, आप किसी पेड़ के नीचे क्या किए, छांव में बैठ गए, थोड़ी सी आप शीतलता ले लिए। लेकिन धीरे 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 आप लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर आप लक्ष्य विहीन हैं कि आपको जाना कहां है यही नहीं तय है, तो आप पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, हो सकता है वापस भी आ जाए या अन्य रास्ते पे मुड़ जाए, अन्य रास्ते पर मुड़ जाए। इसलिए आपको लक्ष्य तय करके चलना होता है। और जीवन में तभी आप सफल हो सकते हैं, तभी आप बेहतरीन व्यक्ति बन सकते हैं जब आपका लक्ष्य निश्चित हो। इसी के साथ में अब अपना टाइम टेबल भी बता दिया। आपको भी जो राय देनी थी अपने हिसाब से, अपने बुद्धि विवेक के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट किया। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छी लगे, हो सकता है कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी भी लगे। तो भैया मैं तो दोनों का स्वागत करता हूं। जो मुझे अच्छे कहते हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, जो मुझे बुरा कहते हैं उनका भी स्वागत करता हूं। इसलिए स्वागत करता हूं कि जो मुझे अच्छे कह रहे हैं वो सिर्फ अच्छे कह देते हैं। उनके अच्छे कह देने मात्र से मेरा क्या होता है, हो सकता है कलेजा ये हरा भरा हो जाता है और हम अपने अंदर नहीं झांक पाते हैं। लेकिन जो मुझे बुरा कह देते हैं, मेरी कमियां बता देते हैं या मेरी कमियां गिना देते हैं, उनके लिए मैं ज्यादा उनको आशीर्वाद देता हूं या ज्यादा उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इसलिए कि वो मुझे मौका देते हैं अपने अंदर झांकने के लिए कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो मुझे जब मेरी निंदा करते हैं, मुझे अंदर झांकने के लिए विवश करते हैं और मैं देखता हूं क्या सच में यार मैं ये किया हूं या मेरे अंदर ये कमियां हैं या ये सामने वाला इंसान गलत कह रहा है। तो जब मैं खुद को झांकता हूं, अगर वो कमियां दिखती हैं मैं इसको दूर करता हूं। यदि कमियां नहीं दिखती तो मैं मान लेता हूं कोई बात नहीं यार, रास्ते में एक रोड़ा आया था, एक बाधा आई थी, दूर हो गई। तो ठीक है, यही जीवन में होने चाहिए। आप अगर कोई व्यक्ति आपकी बुराई करे या आपके परिवार की किसी की बातें कहे कि नहीं इनमें ये कमियां हैं, तो आपको लड़ना नहीं बल्कि उसको देखना है, परखना है। यदि वास्तविकता है तो उसको दूर करिए, और वास्तविकता नहीं है, जिलस के मारे, ईर्ष्या के मारे अगर वो व्यक्ति कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, इग्नोर करिए। देखिए अक्सर मैं सुनता हूं कि एक कोई संत है, वो अक्सर कहते हैं, थोड़ा तामसी प्रवृत्ति के संत हैं, हाँ तो बहुत बेहतरीन, मुझे नाम उनका नहीं पता है लेकिन बहुत बेहतरीन। अक्सर वो कहते हैं कि अगर आप आ रहे हैं तो आपका वेलकम है, अगर आप आ रहे हैं तो आपका वेलकम है, अगर आप नहीं आ रहे हैं कोई बात नहीं है, भीड़ कम है। मतलब उनके कहने का से यही होता है, अच्छे आदमियों का वेलकम है और बुरे लोगों का न आना मेरे लिए भीड़ कम है। क्योंकि देखिए क्या होना चाहिए जीवन में, कम ही हो लेकिन बेहतरीन हो। कोशिश यही हो मेरे पास क्या हो, दो पैसे हो, ईमानदारी क्यों हो, मेरे पास चार गुण हो, अच्छाई क्यों हो। ये नहीं कि मैं तमाम चीजों से आच्छादित हूं लेकिन वो सब क्या है, जैसे मैं बहुत सारे गहने पहन लूं लेकिन सब हो जाए उधार के,
तो कोई किसी दिन आके छीन सकता है। इसलिए मुझे उधार का गहना नहीं लेना, जो लेना है मुझे खुद का। और वैसे भी जीवन में 3 ही मुख्य गहने हैं, आप सभी जानते हैं कि क्या है। आप पढ़े होंगे, एक श्लोक रहा कक्षा 8 में, कक्षा 8 की नहीं बात है, क्लास 10th में आप देखें, क्लास 10th में एक श्लोक है, पृथिव्या त्रीण रत्नानि जल अन्नम सुभास्तान मूढ़े पाषाण खंडेसु रत्न संज्ञा विधीयते। क्या है, जीवन में 3 ही रत्न है, जल, अन्न और सुभाषित वचन, सुंदर वचन। लेकिन मूढ़ लोग क्या कहते हैं, पाषाण खंडेसु रत्न संज्ञा विधीयते, और पत्थरों को, खंडों को क्या कह देते हैं, रत्न की संज्ञा देते हैं। तो देखिए, जीवन में हर व्यक्ति के सोचने और समझने की अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग उसका बुद्धि विवेक होता है। मेरे जीवन में, मेरे नजर में यही होता है कि यदि आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपका स्वभाव अच्छा है, आप जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, जीवन में किसी को रास्ता दिखा सकते हैं, जीवन में किसी गिरे हुए को उठा सकते हैं, तो आपके असली रत्न आपके पास उपस्थित है। लेकिन अगर आप तमाम वैभव कमा लिए, उसके बाद किसी के मदद में आपके हाथ नहीं उठते, तो फिर आपका वो कमाना, वो सब वैभव, ऐश्वर्य सब मिट्टी के समान है। तो देखिए, मैं यही कहता हूं, मैं आपको शिक्षा देता हूं। मैं एक बात बता दूं बच्चों, मेरे कहने का, मेरे समझाने का, मेरे पढ़ाने का यह उद्देश्य नहीं कि मैं बेहतरीन पढ़ाता हूं। मैं सिर्फ आपको जगाने का काम करता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं मेरा हर बच्चा जग जाए, वह शिक्षा का मतलब समझे। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता पैसा कमाना नहीं होता, शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत ज्ञानवान हो जाए। शिक्षा का मतलब होता है आपके अंदर इंसानियत होना, कि अगर आप कहीं ऐसा देख रहे हैं इंसानियत के नाते कोई गिरा हुआ है तो उसको उठाइए, कोई नहीं जान रहा है, जिज्ञासु है, आपसे जानना चाहता है तो उसको बताइए। किसी के पास पैसों की कमी है, वास्तव में पैसे की कमी है, तो आप उसकी मदद कीजिए। लेकिन आप लोग करते क्या है कि आपके जो बड़े बड़े रिश्तेदार हैं उनको 500 रुपए, 1000 रुपए देके विदाई, पैर छूते हैं, और जो आपके गरीब रिश्तेदार होते हैं उनको 100 रुपए, 50 रुपए विदाई देते हैं, और वो भी खिन्नता के साथ, अरे यार ये भी आए हैं। ऐसा नहीं, आप अगर उस गरीब ब्राह्मण को या गरीब रिश्तेदार को 50 रुपए की जगह 500 देंगे, तो वह आपका एहसानमंद होगा और ईश्वर से प्रार्थना करेगा, हे प्रभु इनको और दो, क्योंकि अगली बार मैं आऊं तो 1000 के बदले 4000 दें। लेकिन जो बड़ा आदमी है उसको अगर आप 10,000 भी दे देंगे तो वह देखेगा ही नहीं, चुपचाप जेब में डाला और चला गया, क्योंकि उसको पैसे का महत्व नहीं है। उसको पैसे का महत्व नहीं है, महत्व तो उस गरीब व्यक्ति के लिए है। तो जिसको महत्व है उसको दीजिए। देखिए क्या होता है, कोई चीज पाने के पहले और खोने के बाद ही उसकी महत्व पता चलता है, उसका महत्व तभी होता है। कोई भी चीज हो जीवन में, जो पाए नहीं हो उसका महत्व आप समझ सकते हो, और जो खो दिए उसका महत्व समझ सकते हो। बीच वाला जो टाइम होता है ना, वो मदांध कर देता है, आप मद में अंधे रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। तो देखिए, खैर बातें होती रहेंगी, बहुत लंबा बातें हो जाएंगी, बहुत लंबी बातें चलेंगी, और फिर वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं तक रखता हूं और आपको टाइम टेबल बता दिया। यदि आपको टाइम टेबल में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की समस्या हो, तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसमें करेक्शन करने के लिए कोशिश करूंगा। यदि कोई दिक्कत नहीं, मैं इसी तरीके से वीडियो देता रहूंगा। हाँ, ये बातें हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं, मैं जैसा आज एक बागेश्वर धाम बाबा का वीडियो देख रहा था, उसमें क्या था कि कुछ लोग कमेंट अच्छे कर रहे थे, कुछ गड़बड़ कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि कितना भी आप महान बन जाइए, कितने बड़े हो जाइए, लेकिन आपके साथ, प्रशंसक के साथ बुराई करने वाले जरूर मिलेंगे। तो इसलिए जब बड़े लोगों को कोई नहीं छोड़ता है, तो छोटे लोगों को कोई भी नहीं छोड़ेंगे। अगर उनके लिए गलत कमेंट कर सकते हैं तो मेरे लिए भी गलत कमेंट कर सकते हैं। एक दिन ऐसा था कि कुछ बच्चे लिख रहे थे सर के बारे में या सर के सपोर्ट में कुछ अच्छा लिखो, ऐसा नहीं, आपको कुछ नहीं लिखना है। आप किसी से रिक्वेस्ट ना करें कि कोई आपके सर के बारे में लिखे। आप सम्मान देते हैं, आप सम्मान देते रहिए, किसी से रिक्वेस्ट नहीं, सम्मान मांगा नहीं जाता, सम्मान के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर आप बेहतरीन करेंगे तो ऑटोमेटिक सम्मान मिलेगा। इसलिए आप मांगिए नहीं किसी से कि सर के लिए रिस्पेक्ट आप दीजिए, सर का सपोर्ट कीजिए, सर के लिए आप लाइक नीरज सर सपोर्ट सर लिखिए, ऐसा कुछ नहीं। इस प्रकार से आप कमेंट ना करें। सिर्फ आप अगर सम्मान दे रहे हैं तो मेरे लिए उतना काफी है। मैं एक ही चीज जानता हूं, एकस चंदम तमोहंती न च तारा गणेरपि, एकस चंदम तमोहंती न च तारा गणेरपि। जैसे वर में को गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि, वर में को गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख सतान्यपि, एकस चंद्रम तमोहंती न च गणेरपि। तो जैसे जिस प्रकार से एक ही गुड़ी पुत्र 100 मूर्ख पुत्रों से भारी होता है, महान होता है,
बेहतरीन होता है, उसी प्रकार से अकेला चंद्रमा असंख्य तारागण से क्या होता है, बेहतर होता है। क्योंकि असंख्य तारागण तम को, अंधकार को हर नहीं पाते, अकेला चंद्रमा ही क्या कर देता है, उसको हर लेता है। जिस प्रकार से अकेला चंद्रमा अंधकार को हर लेता है, असंख्य तारागण नहीं हर पाते, उसी प्रकार से एक गुड़ी पुत्र, वर्म एको गुड़ी पुत्र, एक वरम एको गुड़ी पुत्रो, उसमें एक ही श्रेष्ठ पुत्र क्या है, अच्छा है। न च मूर्ख सतान्य, 100 मूर्ख पुत्र नहीं चाहिए। इसलिए मुझे मेरे प्यारे बच्चों में से एक ही अच्छा बच्चा चाहिए, न कि 1000 बुरे बच्चे। मैं एक में ही प्रसन्न हूं, मुझे भंडारा नहीं चाहिए, बुराइयों के साथ भंडारा लेके आए, ऐसा कुछ नहीं। 1 हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, जो हो बेहतरीन रहो। कमियों वाले जो रहे वो थोड़ा दूर रहेंगे, भीड़ कम रहेगी, यूट्यूब पे कमेंट कम आएंगे, लाइक कम आएंगे, शेयर कम आएंगे, सब्सक्रिप्शन कम आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं, बार बार कहता हूं, मैं यूट्यूब पे सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे इससे कुछ अर्निंग होगी। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं जो जानता हूं, मां सरस्वती जो मुझे दी है, मैं उसका प्रचार करूंगा, प्रसार करूंगा, मैं इसको ज्यादा से ज्यादातर लोगों में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जिनको अच्छा लगेगा वो सुनेंगे, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो नहीं सुनेंगे। बस इतने के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं। फिर अब कल, आज तो संडे हो गया, कल नेक्स्ट डे मंडे को आपको मैथ क्लास 10th की लेके आऊंगा। 1.2 तक हो चुका है, 1.3 आपका लेके आऊंगा, और वास्तविक संख्या का 1.3 बहुत महत्वपूर्ण है। उससे आपको हर प्रत्येक ईयर एक क्वेश्चन 6 नंबर का जरूर पूछता है, इसलिए उसमें जरूर आप सभी लोग मिलिएगा। तब तक के लिए सभी मित्रों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।